गौरव अभी 2 साल का ही था जब सेठ मनोहर ने अपनी पत्नी साक्षी को धक्के देकर घर से निकाल दिया और फिर बेटे गौरव को अपने साथ अमेरिका ले गया। गौरव जब 9 साल का हुआ तो अपने पिता से पूछने लगा कि मेरी माँ कहाँ है। सेठ ने अपने बेटे से झूठ बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही मर चुकी है। 10 साल के बाद जब सेठ मनोहर अपने बेटे गौरव के साथ वापस इंडिया लौटा तो बेटे ने वापस आते ही पिता से कहा कि मुझे अपनी माँ के लिए दान दक्षिणा करनी है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ के लिए गरीबों को खाना भी खिलाया। गौरव एक पागल औरत को खाना देने लगा तो उस औरत ने गौरव का हाथ पकड़ लिया। गौरव बहुत ज़्यादा घबरा गया। वह अपना हाथ छुड़ा रहा था लेकिन औरत उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। तभी गौरव ने जल्दी से मनोहर अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा था। मनोहर एक अरबपति बाप का बेटा था। मनोहर के पिता अमेरिका में ही रहते थे। उनका गाड़ियों के पार्ट्स का बहुत बड़ा बिजनेस था, जबकि मनोहर की इच्छा थी कि वह वापस अपने देश चला जाए और वहीं पर रहे। यहाँ उनकी बहुत सारी ज़मीनें भी थी जिनकी देखभाल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी। मनोहर ने अपने पिता से यही कहा कि मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। वकील साहब का फ़ोन आया था कि काफ़ी लोगों ने हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, इसीलिए उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरा वापस जाना बहुत ज़रूरी है। सेठ ने अपने बेटे को इस बात की आज्ञा तो दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वहाँ इंडिया में हर समय मेरे गार्ड तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ मेरे काफ़ी दुश्मन हैं और तू मेरा इकलौता बेटा है। तो मेरे लिए बहुत कीमती हो मेरे बेटे, इसीलिए मेरे स्पेशल गार्ड हर समय तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मनोहर वापस अपने देश आया, फिर गांव में जाकर अपनी दादी से मिला, क्योंकि वीडियो कॉल पर उसकी दादी बार बार मनोहर से यही कहती थी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, कब से कह रही हूँ कि अपनी दादी को एक बार मिल लो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। दादी से मिला तो दादी ने बहुत सी शिकायतें की, लेकिन अब मनोहर ने अपनी दादी के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए थे। मनोहर की गाड़ी जब भी कहीं जाती तो उसके साथ उसके गार्ड्स उसके आगे पीछे रहते और मनोहर के पिता की तरफ से उनको ये कहा गया था कि किसी हाल भी मेरे बेटे से अलग मत होना। मनोहर अपने बचपन के दोस्तों से मिला, फिर एक एक करके वह अपने सारे दोस्तों से मिलने लगा जिनके साथ वह अपने बचपन में इधर उधर घूमता था। वह लगभग 6-7 दोस्त थे। जब मिलकर बैठे तो उनको बहुत खुशी हुई। आज 15 साल बाद वह एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। मनोहर ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया और अपने पिता से यही कहा कि मैं कुछ समय इधर ही रहना चाहता हूँ और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ दिग्विजय सिंह हैरान हुए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, यहाँ अमेरिका में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तुम पढ़ सकते हो, और तुम वापस चले गए और अब वहीं रहकर पढ़ाई करना चाहते हो। लोगों की तो ये हसरत होती है कि वह अपने बच्चे को बाहर विदेशों में पढ़ाई करवा सकें, जबकि तुम उधर ही एडमिशन ले बैठे हो। जिस पर मनोहर ने कहा कि यहाँ मेरे दोस्त हैं, मुझे अपने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं उनके साथ कुछ साल गुजारना चाहता हूँ और साथ साथ हमारी ज़मीनों के जो मसले हैं उनको भी हल करने की कोशिश करूँगा। वकील साहब भी मुझे अच्छे से गाइड कर रहे हैं। दिग्विजय ने अपने बेटे को आज्ञा दे दी और इस तरह से मनोहर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में ही बैठा था। उसके दोस्त एक लड़की के बारे में बात करने लगे तो मनोहर ने उन सबसे कहा कि देखो, यह बेकार की बातें छोड़ो और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाओ, ताकि एक दिन तुम एक कामयाब इंसान बन सको। उसका दोस्त राहुल कहने लगा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी तक तुमने साक्षी को देखा नहीं। अगर देख लोगे तो तुम्हारा भी दिल करेगा कि एक बार उससे बात ज़रूर करूं, उसे दोस्ती करूं, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालती। मनोहर ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं। मैं न सिर्फ उससे बात करूंगा बल्कि इसी कैंटीन पर उसके साथ चाय भी पीऊँगा, क्योंकि लड़की कभी भी आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस नहीं होती, वह तो सिर्फ दौलत से इम्प्रेस होती है, जो कि मेरे पास खूब है। राहुल ने जब यह सुना तो कहने लगा, अगर ऐसा हो गया और साक्षी यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ चाय पीती है तो हम तुमसे वादा करते हैं कि कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ शर्त लगाई। राहुल और उसके दोस्त यही कहते थे कि साक्षी तुमसे बात नहीं करेगी, जबकि मनोहर यही कह रहा था कि वह मेरी दोस्त बन जाएगी। फिर तुम लोगों के सामने ही मैं दोस्ती ख़त्म भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुद मगन हूँ और अपनी दुनिया का खुद ही बादशाह। 1-2 बार ऐसे ही मनोहर ने साक्षी से बात करने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसे इग्नोर कर दिया। खैर,
मनोहर ने भी हिम्मत नहीं हारी और हर तरह से साक्षी से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका था। मनोहर कई कोशिशों के बाद भी साक्षी से बात करने में कामयाब नहीं हो सका। राहुल और उसके दोस्त मनोहर पर हंस रहे थे कि यार अब तुम हार चुके हो, अच्छा यही है कि तुम अपनी हार मान लो और जिस होटल में तुमने हमें खाना खिलाने का वादा किया था वहीं हमें ले चलो। मनोहर ने दोस्तों से कहा, खाना तो मैं तुम लोगों को ज़रूर खिलाऊंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना कि कुछ दिन बाद साक्षी मेरे कदमों में होगी, देख लेना। खैर राहुल और उसके दोस्तों ने मनोहर की इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वह साक्षी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। उसने कभी आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। साक्षी को देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी नई दुनिया से ही आई है। वह सबसे अलग क्लास में पहली पोजीशन हासिल करती और क्लास के हर लड़के और लड़की की यही इच्छा थी कि साक्षी उसकी दोस्त बन जाए। जब मनोहर हर तरह से साक्षी से बात करने में नाकाम रहा और उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि ना ही साक्षी उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुई है और ना ही उसकी दौलत से, बल्कि ये तो सबसे अलग ही लड़की है, तो वह साक्षी के सामने आया। साक्षी ने उससे कहा कि रास्ते से हट जाइए, मुझे घर जाना है। जिस पर मनोहर ने साक्षी से कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम जानती हो कि पिछले कई दिनों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं। मैं इतना बुरा हूँ। साक्षी ने उसे जवाब दिया, बात अच्छे बुरे की नहीं, मैं तो आपको जानती तक नहीं और आप किस हैसियत से मुझसे बात करना चाहते हैं। ना मैं आपको जानती हूँ, ना आपके परिवार को, और ना ही आप मेरे रिश्तेदार हैं। मैं ऐसे ही किसी अनजान लड़के से बात करने की इच्छा नहीं रखती, इसीलिए आप मेरा समय बर्बाद ना करें और मुझे घर जाने दें। साक्षी की यह बात सुनकर मनोहर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन बस एक बार मेरे साथ कैंटीन चलो और चाय पी लो, उसके बाद फिर वापस चली जाना। लेकिन साक्षी ने सख्ती से मना किया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वह बार बार जिद कर रहा था, फिर कहने लगा कि मुझसे दोस्ती कर लो, तुम पर पैसों की बरसात कर दूंगा। साक्षी ने जैसे ही ये बात सुनी तो एक ज़ोरदार थप्पड़ मनोहर के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज़ से सारे स्टूडेंट्स चौंक उठे और राहुल और उसके दोस्त भी देख ही रहे थे। फिर साक्षी वहाँ से चली गई, लेकिन मनोहर अपनी जगह पर ही रहा। कुछ स्टूडेंट मनोहर का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि राहुल और उसके दोस्त बहुत सीरियस हो गए थे। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि साक्षी ने मनोहर के साथ ऐसा किया। वह मनोहर के सामने आए और कहा, चल छोड़, गोली मार इस लड़की को, चल बैठते हैं। लेकिन मनोहर ने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं फ़िलहाल किसी से बात नहीं करना चाहता। राहुल अपने दोस्त का हाथ पकड़ने लगा तो मनोहर ने राहुल को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। वे अपने दोस्त के तेवर देखकर हैरान हो गए और वहाँ से चले गए। आपस में यही कहने लगे कि हमने गलती कर दी, मनोहर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ना ही साक्षी के बारे में उससे कोई शर्त लगानी चाहिए थी। नतीजा तो हमें पहले ही पता था कि यही होगा जो हुआ। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमारे दोस्त का सब लोगों के सामने मजाक बना और ये हमारी वजह से ही हुआ। उनमें से एक ने कहा, अब तो दुआ करो मनोहर का गुस्सा ठंडा हो जाए और वह साक्षी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शाम को वे मनोहर के घर गए। मनोहर का गुस्सा अभी भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह काफ़ी हद तक पहले से नॉर्मल था। उन्होंने मनोहर से माफ़ी मांगी कि यार हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमारे सामने ये चैलेंज रखना ही नहीं था। मनोहर ने कहा, चलो माफ़ किया, लेकिन चैलेंज तो मैं कबूल कर चुका हूँ और अभी भी मैं अपने चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाला। मनोहर ने अपने एक नौकर से कहा कि साक्षी के परिवार के बारे में पता करो कि उसके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर नौकर ने साक्षी के बारे में मनोहर को सारी जानकारी दी। उसने बताया कि साक्षी की मां की मौत हो चुकी है। उसकी मां की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। साक्षी के पिता ने दूसरी शादी की और अब सौतेली मां का बर्ताव साक्षी के साथ कुछ ठीक नहीं है। साक्षी का पिता तो अच्छा है, लेकिन उसकी सौतेली मां एक लालची औरत है। अगले दिन ही मनोहर राहुल के घर गया, काफ़ी कुछ लेकर। उसने राहुल के माता पिता से कहा कि मुझे एक लड़की पसंद आई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिता अमेरिका में हैं, वे अभी इंडिया नहीं आ सकते, इसीलिए आप मेरे साथ साक्षी के घर चलिए, मेरे माता पिता बनकर। यह सुनकर राहुल हैरान था। वहाँ राहुल के माता पिता भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन फिर भी मनोहर की जिद पर वह तैयार हो गए। या यूँ कह लीजिए, महंगे महंगे उपहारों की वजह से उन्हें लालच आ गया था। साक्षी के मोहल्ले वाले ये देखकर हैरान हो गए। जब एक बहुत बड़ी गाड़ी धर्मेंद्र जी के घर के गेट के सामने आकर रुकी, सभी लोग हैरान थे कि धर्मेंद्र जी के रिश्तेदार तो इतने अमीर नहीं, तो ये साक्षी के लिए किसका रिश्ता आया है। धर्मेंद्र जी ने मेहमानों की खूब सेवा पानी की और राहुल के माता पिता से यही कहा कि हमें इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन मैं अपनी बेटी से ज़रूर पूछूंगा और जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगा। शाम को धर्मेंद्र जी ने अपनी बेटी साक्षी से बात की कि एक लड़का है मनोहर, वह अपने माता पिता को लेकर हमारे घर आया था। वह शायद तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता है, तुम्हें पसंद करता है और शादी करना चाहता है। इस रिश्ते पर अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो बताओ। यह सुनकर साक्षी ने अपने पिता से कहा कि बाबा, वो तो पहले ही मुझसे मार खा चुका है और वह मेरे घर तक भी पहुंच गया। वह एक आवारा इंसान है, अमीर पिता की बिगड़ी हुई औलाद है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। धर्मेंद्र ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, रिश्ता अच्छा है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलने वाले। लेकिन साक्षी ने साफ मना कर दिया। धर्मेंद्र जी की लालची पत्नी अपने पति को बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारा अपनी बेटी पर इतना भी कंट्रोल नहीं कि उसे समझा सको। इतने बड़े लोग जब हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो सोचो हमें कितना फ़ायदा होगा। अपनी बेटी को समझाओ। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी से यही कहा कि ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है और मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। धर्मेंद्र ने राहुल के माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि साक्षी आपके बेटे को पसंद नहीं करती, इसीलिए शादी नहीं हो सकती। मनोहर को जब इस बारे में बताया गया तो उसने फिर भी हार नहीं मानी और क्लास के बाद साक्षी के सामने आया। सारे लोगों के सामने उससे माफ़ी मांगी और यही कहा कि मैं ही गलत था, मेरा तरीका गलत था, मुझे आपकी इज़्ज़त करना ज़रूरी था। फिर साक्षी ने मनोहर को माफ़ कर दिया। अब साक्षी मनोहर की इस बात से इम्प्रेस हो गई। अब वह मन ही मन सोच रही थी कि जिस लड़के को मैं बहुत ज़िद्दी और बिगड़ा हुआ समझती थी, अब उसे तमीज़ आ चुकी थी। और फिर मनोहर इतना भी बुरा नहीं जितना मैं उसे समझती थी। मैंने तो उसे थप्पड़ मारा, उसके बाद भी वह मुझसे माफ़ी मांगने आया। इस तरह उसने अपना बड़प्पन ही दिखाया। फिर उसने मनोहर को फ़ोन किया और कहा, मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि उस दिन मैंने गुस्से में आकर आपको थप्पड़ मारा, वह भी पूरी क्लास के सामने। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मनोहर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं तो आपसे नाराज़ ही नहीं था, फिर माफ़ी किस बात की। गलती तो मेरी ही थी कि मैं ही तो आपको मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ कैंटीन में चाय पियो, और मेरी ये डिमांड बिल्कुल गलत थी। उसके बाद साक्षी अपने पिता के पास आई और कहा, मुझे ये रिश्ते पर अब कोई आपत्ति नहीं। ये सुनकर धर्मेंद्र साहब बहुत खुश हुए, लेकिन धर्मेंद्र से ज़्यादा उसकी लालची पत्नी खुश हुई, जिसको बहुत इच्छा थी कि ऐसा ख़ानदान हमारे रिश्तेदार बन जाए तो आने वाले दिनों में हमें खूब फ़ायदा होगा। शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी और राहुल अपने दोस्तों से कहने लगा कि मनोहर, मैं तो हैरान हूँ, सच में तुम बड़े दिल के मालिक हो। एक लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने उसे दिल से माफ़ कर दिया और उसे अपने घर की इज़्ज़त बनाने जा रहे हो। तुम्हारी इज़्ज़त अब हमारे दिल में पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा इतना अच्छा दोस्त है। मनोहर अपने दोस्तों की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि मेरी शादी पर खूब नाच गाना, तुम्हारी तो यही इच्छा थी कि मेरी शादी हो और तुम खुशियाँ मनाओ। वह दिन आ चुका है। अपने दोस्त मनोहर की शादी पर राहुल और उसके दोस्तों ने खूब नाच गाना किया और खुशियाँ मनाई और मनोहर साक्षी को विदा करके अपने घर ले आया। जब सारे रिश्तेदार चले गए तब साक्षी देख रही थी कि मनोहर के माता पिता कहाँ हैं। इस घर में मनोहर की माँ का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस घर में मनोहर के अलावा कोई भी नज़र नहीं आया। उसने मनोहर से पूछा कि आंटी कहाँ हैं और आपके पिता भी मुझे नज़र नहीं आ रहे, जिस पर मनोहर ने कोई जवाब नहीं दिया। साक्षी ने फिर से पूछा कि मैं कुछ पूछ रही हूँ। तब मनोहर उसकी तरफ पलटा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। साक्षी अपना गाल पकड़े हैरान खड़ी थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मनोहर ने कहा, मैं वो थप्पड़ हरगिज़ नहीं भूला था और तुम कैसे ही समझ बैठी थी कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ए लड़की, मेरा दिल पत्थर का है। ज़िंदगी में कभी मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता हूँ और अपनी बेइज्जती कभी सहन नहीं कर सकता। तूने पूरे कॉलेज के सामने मुझे जलील किया। 2 टके के लोग मुझ पर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और ये बात मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ, यह कैसे हो सकता है। साक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। साक्षी तो पछतावे की आग में जलने लगी थी। उसकी आंख से आंसू भी निकल नहीं पा रहे थे। वह सदमे की हालत में थी। वह अपने माता पिता को इस बात की खबर देना चाहती थी, लेकिन तभी मनोहर आया और उसके हाथ से फ़ोन छीनकर स्विच ऑफ कर दिया और एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद उसने साक्षी को बहुत मारा पीटा। अगले दिन जब मनोहर के दोस्तों को और राहुल को ये बात पता कि मनोहर ने अपनी पत्नी को बहुत मारा तो उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह अपने दोस्त से मिलने आए थे उसे समझाने के लिए, लेकिन मनोहर ने कहा कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, और अगर ज़्यादा बहस करने की कोशिश की तो मैं ये दोस्ती ख़त्म कर दूँगा। मुझे वह लोग पसंद नहीं जो फ्री फंड में ही सलाह देते फिरते हैं। मैं किसी की सलाह नहीं लेता। हाँ, सलाह देने के लिए मैं हर समय तैयार हूँ, और फ़िलहाल इस समय मैं तुम्हें यही सलाह दूँगा
कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। साक्षी से मेरा पुराना हिसाब है, मैं वह हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। मैं उसे जान से तो नहीं मारूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर जहन्नम बना दूंगा। यह सुनकर राहुल हैरान और परेशान हो गया। घर जाकर वह अपने माता पिता पर बरस पड़ा और उनसे कहा कि आप दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मनोहर के लिए साक्षी के घर नहीं जाना चाहिए था। आप लोग भी इस गुनाह में बराबर के हिस्सेदार हैं। राहुल की माँ ने पूछा तो उसने बताया कि मैं तो यही समझ रहा था कि मनोहर सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वह कुछ नहीं भूला। वह अभी भी साक्षी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और बदला लेने के लिए उसने शादी की। यह सिर्फ शादी इसीलिए थी कि वह साक्षी पर जुल्म कर सके। यह सुनकर राहुल की माँ घबरा गई और परेशान हो गई कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने राहुल के द्वारा मनोहर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बल्कि उसने तो राहुल और उसके माता पिता को भी ये धमकी दी कि अगर आप लोगों ने साक्षी की तरफदारी करने की कोशिश की या उससे हमदर्दी करने की कोशिश की तो मैं उससे ज़्यादा उस पर जुल्म करूँगा। साक्षी बेचारी अपने ही घर में कैद होकर रह चुकी थी, ना किसी से बात कर सकती थी, ना ही किसी को बता सकती थी। धर्मेंद्र जी अपनी बेटी को मिलने आए थे तो उसने साक्षी से यही कहा कि पिता के सामने कोई ड्रामा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें ज़रा भी कुछ बताया तो मैं तुझे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तेरे पिता को मार डालूँगा। इसीलिए बेहतर इसी में है कि खामोश रहना और ऐसा दिखावा करना कि तुम बहुत खुश हो। धर्मेंद्र अपनी बेटी से मिले। साक्षी अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, अपने पिता से सब छुपाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को शक हुआ कि मेरी बेटी यहाँ खुश नहीं। वह वापस चले तो गए और अपनी पत्नी से यही कहा कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साक्षी वहाँ खुश नहीं, जबकि बहुत बड़ा घर है, घर में नौकर चाकर भी हैं। लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी ने यही कहा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़की जिसके इतनी बड़ी घराने में शादी हो और वह लड़की खुश ना हो। साक्षी के यहाँ जब एक बेटे की पैदाइश हुई तब मनोहर ने साक्षी को मारना बंद किया और बेचारी को कुछ दिन सुकून के नसीब हुए। लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरे तो उसने दोबारा से साक्षी पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। फिर एक समय आया जब उसका बेटा 2 साल का हुआ, तब उसने साक्षी से कहा कि जाओ, तो अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन अब तू अपने बेटे के लिए तरसेगी। तेरा एक नया इम्तहान शुरू होगा। पहले तो मैंने तुझसे मारपीट का बदला लिया, लेकिन अब तेरी आत्मा को तड़पाऊँगा जब तेरा बेटा गौरव तुझे कहीं नज़र नहीं आएगा और तू अपने बेटे को देखने के लिए तरसेगी। मैं उसे तुझसे बहुत दूर ले जाऊंगा, तेरा साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। ये कहकर उसने साक्षी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसे कुछ नहीं पता था कि साक्षी उसके बाद कहाँ गई, लेकिन वह गौरव को लेकर वापस अमेरिका रवाना हो गया। उसका पिता सेठ दिग्विजय अभी तक इस बात को नहीं जानता था कि इंडिया में जाकर मोहन ने एक लड़की से शादी की और उसका एक बेटा भी है। अचानक उसके पिता ने देखा कि मनोहर वापस आ गया है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। यह देखकर दिग्विजय हैरान हुए। मनोहर से पूछा कि यह बच्चा किसका है, जिस पर उसने अपने पिता को बताया कि यह मेरा बेटा है। मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने वहाँ शादी की थी। बाद में वह बच्चलन निकली तो मैंने उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया, लेकिन अपने बेटे से मैं जुदा नहीं हो सकता था, इसीलिए इसे अपने साथ ले आया हूँ। सेठ दिग्विजय अपने बेटे पर नाराज़ हुए कि मुझे बताया तक नहीं और तुमने इतना बड़ा काम भी कर लिया। वह काफ़ी समय अपने बेटे से नाराज़ रहे, लेकिन मनोहर ने अपने पिता को मना लिया। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता रहा और अब गौरव काफ़ी बड़ा हो चुका था। वह अपने पिता से पूछता था कि मेरी माँ कहाँ है, और वह अपने बेटे से यही कहता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, जब तुम बहुत छोटे थे वह तभी मर गई थी। मनोहर अपने बेटे से यही कहता था कि जब हम वापस अपने देश जाएंगे तब मैं तुम्हें वह घर दिखाऊंगा जहाँ तुम्हारी माँ रहती थी। गौरव अपनी माँ को बहुत याद कर करके रोता था और मनोहर उसे अपनी माँ की फ़ोटो तक भी नहीं दिखाता था, बल्कि साक्षी की जितने फ़ोटो उसके पास थे उसने सब जला डाली थी ताकि बेटा अपनी माँ की फ़ोटो तक भी ना देख पाए। काफ़ी समय बाद जब मनोहर अपने बेटे के साथ वापस इंडिया आया तो गौरव ने सबसे पहले इसी बात की डिमांड की कि मुझे वहाँ लेकर जाइए जहाँ मेरी माँ रहती थी। मनोहर को नहीं पता था कि घर से निकल जाने के बाद साक्षी कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने अपने बेटे के साथ भी धोखा किया। उसे पूरी तरह इस बात का यकीन दिलाया कि तुम्हारी माँ यहाँ रहती थी और यहीं उसकी मौत हो गई थी। गौरव को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ दान करना चाहता हूँ। इसीलिए अगले दिन उन्होंने पूरे गांव के गरीबों में खाना बंटवाया और फिर वह एक मंदिर भी गए जहाँ उन्होंने भिखारियों को खाना देना शुरू किया।
जब गौरव गरीब और भिखारी लोगों को खाना बांट रहा था, तब वहीं पर एक औरत को खाना देने लगा तो उस औरत ने खाना लेने के बजाय गौरव का हाथ पकड़ लिया और वह हाथ को नहीं छोड़ रही थी। गौरव बुरी तरह से घबरा गया और बड़ी मुश्किल से गौरव ने उस पागल औरत को खुद से अलग किया। फिर आसपास के लोगों से पूछा कि यह औरत आखिर है कौन। लोगों ने गौरव को बताया कि इस बेचारी को इसके पति ने घर से निकाल दिया था और बेटा भी इससे छीन लिया था। ये जब किसी नौजवान को देखती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपना बेटा ही समझती है। बेचारी दर दर के धक्के खा रही है। जब तक इसके पिताजी थे तो इसकी हिफाजत करने वाले वही थे। पिता की मौत के बाद सौतेली माँ ने भी इसे घर से निकाल दिया और उस दिन से लेकर आज तक ये पागलों की तरह जगह जगह फिर रही है। कुछ लड़के तो जानबूझकर इसके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि ये उसे अपना बेटा समझकर प्यार करे। आप तो ऐसे ही डर गए थे। यह औरत पागल नहीं है। यह आपका हाथ पकड़कर हाथों को चूमती है, फिर आपको छोड़ देती। आप डरिए नहीं। गौरव को उस औरत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उस औरत की मदद करना चाहता था, लेकिन अब वह कहीं उसे मिल ही नहीं रही थी। काफ़ी समय तक गौरव उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गौरव खुद से ही सवाल करता कि आखिर मैं उस औरत को क्यों ढूंढ रहा हूँ। गौरव खुद नहीं जानता था कि वह उस औरत के बारे में इतना परेशान क्यों है, लेकिन यह कोई कशिश ज़रूर थी जो एक अनजान औरत के लिए उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। वह पूरे शहर में फिर रहा था। शहर के सारे आश्रमों पर, फुटपाथ पर, यहाँ तक कि झोपड़ियों में भी उसने उस औरत को ढूंढना शुरू किया। फिर लगभग 20 दिन के बाद उसे वह औरत फुटपाथ पर नज़र आ ही गई तो उसे अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल ले गया। उसका एक दोस्त था, वह डॉक्टर था। गौरव ने कहा कि इस औरत का इलाज करना है, शायद यह दोबारा दिमागी तौर पर सही हो सके और ये ठीक हो जाए। डॉक्टर दोस्त ने उस औरत का इलाज शुरू किया और चेकअप करने के बाद उसने गौरव को बताया कि इस बात के चांसेस हैं कि इस औरत का इलाज हो सके या फिर ये ठीक हो जाए। ये कोई बहुत बड़े सदमे से गुजरी है जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। गौरव घर आया तो घर के नौकर घर की सफाई कर रहे थे। कमरे का सामान इधर उधर उलट पुलट करके रख दिया था उसने, जिस पर गौरव को बहुत गुस्सा आया और जिसने नौकर से यही कहा कि मेरे कमरे की चीज़ें जहाँ थीं वहीं रहती तो अच्छा था। अचानक नौकरानी को सफाई के दौरान साक्षी और मनोहर की एक तस्वीर मिली। ये शादी के समय की तस्वीरें थीं जब विदाई हो रही थी, जिसको देखकर गौरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से नौकरानी से वह फ़ोटो लिया और कहा कि पिताजी को इस बारे में नहीं बताना। वापस अस्पताल गया। कभी फ़ोटो को देखता तो कभी उस पागल औरत को। उसे इस बात का विश्वास था कि या तो ये मेरी माँ ही है, शायद मेरे पिता ने मुझसे झूठ बोला हो कि मेरी माँ मर चुकी है, या फिर मेरे पिता की बहन या फिर हमशक्ल औरत है। बस वह इस इंतज़ार में था कि वह औरत ठीक हो जाए और अपने बारे में बताए। उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था। लगातार 1 महीने तक उसका इलाज जारी रहा। वह पहले से काफ़ी बेहतर थी। एक दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ होटल में था जब उसके दोस्त डॉक्टर की कॉल आई कि उस औरत को अपना गुजरा हुआ समय याद आ गया है और वह बहुत रो रही है। गौरव भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उस औरत ने गौरव को बताया कि मेरा नाम साक्षी है। मेरे जालिम पति ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कई साल गुजर चुके हैं। मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती। गौरव ने उससे पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। तब उसने बताया कि उसका नाम मनोहर था। ये सुनते ही मनोहर की रूह कांप कर रह गई थी और उसे ज़ोरदार झटका लगा। तभी उसने अपनी जेब से वह फ़ोटो निकाला जो उसे अपने कमरे से मिला था। वह फ़ोटो जिसमें गौरव के पिता मनोहर थे। गौरव ने उस औरत को दिखाया तो वह चिल्ला उठी थी। रोते हुए कहने लगी, यही है वह जालिम जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। बस यह सुनना था। गौरव ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसे बताया कि मैं ही गौरव हूँ, आपका बेटा, जिसको आपसे अलग किया गया था। दोनों माँ बेटे बहुत रोए। डॉक्टर भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। साक्षी के इम्तहान की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी और आखिरकार उसे अपना बेटा मिल गया। गौरव अपनी माँ के साथ ही अपने देश में ही रहने लगा। वह लौटकर अपने पिता के पास अमेरिका नहीं गया था और उसकी सारी सच्चाई बता दी थी। जबकि सेठ मनोहर को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। वह न जीता न मरता, बस तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारता रहा। उसका बहुत इलाज करवाया गया लेकिन वह ठीक नहीं हो सका और मौत भी नहीं आई। नौकरों को आवाज़ देता तो वह भी अपनी मर्ज़ी से ही मनोहर के कमरे में जाते और खाना फेंक कर वापस आ जाते, क्योंकि उसके कमरे से बदबू आती रहती। जितने जुल्म उसने साक्षी पर किए थे, अब उन जुल्म का उसे बदला मिल रहा था। इंसान जो बोता है वही इस दुनिया में काट कर जाना होता है।